संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही विपक्षी हंगामे की वजह से प्रभावित हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूं। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताई और कहा कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तख्तियां लेकर मैं अलाउड नहीं करूंगा। स्पीकर ने कहा कि आज प्रश्नकाल में देश के किसानों से जुड़े मुद्दे, विशेषकर आपदा संकट पर चर्चा होनी है, लेकिन अगर आप चर्चा के बजाय हंगामा करने की मंशा से आ रहे हैं तो ये सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज दिन की कार्यवाही की शुरुआत होती है। लोकसभा में विपक्षी सांसद वेल में आ गए और विपक्षी सांसदों ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा में विपक्षी सांसद जमकर हंगामा करते नजर आए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। तो लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। अगर एक बार उस बात का ध्यान रखेंगे ना, तो अपनी कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। इंडिया ब्लॉक के बैनर तले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया और बिहार में हो रहे एसआईआर को बंद करने की मांग की। एसआईआर के विरोध में अलग अलग विपक्षी दलों के सांसद एक सुर में आवाज बुलंद करते नजर आए। देखिए, मुद्दा एसआईआर का नहीं, ये मुद्दा भारत के लोकतंत्र का है। जो हमने देखा महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर, एक बिल्डिंग में 5000 वोटर, एक एक मकान, एक एक घर में 1000, 1,500 वोटर कर्नाटक में लाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार में लाए जा रहे हैं, पता नहीं कहां से। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर जो लाए गए वो सीधे भाजपा को चले गए, सहयोगियों को भी नहीं गए। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या पे हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, परंतु उस पर सरकार तैयार नहीं हो रही है। तो दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार से जुड़े एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा जारी है और बिहार विधानसभा में भी आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बिहार विधानसभा की जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्ष के विधायक हाथ में पोस्टर लिए हुए, प्लकार्ड्स लिए हुए वेल तक आ पहुंचे। विपक्ष के हंगामे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एसआईआर के माध्यम से स्पष्ट है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। निर्वाचन आयोग बार बार सफाई दे रहा है और अब तो 26 तारीख को इस पूरी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और ड्राफ्ट कॉपी आएगा, तब सभी पार्टी को यह अधिकार होगा कि आप आवेदन डाल सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार विधानसभा में सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हंगामा हुआ। यहां तक कि बिहार विधानसभा के गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को भी विधानसभा के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। ये आखिरी सत्र है, इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानंद में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। तो बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष के विधायक लगातार एसआईआर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। विपक्षी विधायकों का स्पष्ट कहना है कि एसआईआर सरासर गलत है। बिहार में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एसआईआर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। बिहार में लगातार एसआईआर को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है, काले कपड़े पहनकर आज सदन में। अरे ये काले लोग हैं, काले मन है, काले कारनामा है, काली भावना है। ये संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह को ठुकरा रहे हैं। बोलने का मौका दिया जा रहा है, बोल नहीं रहे हैं। संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम किसी भी संवैधानिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद भी अराजकता वाले लोग जंगल राज का प्रशिक्षण लेकर गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग को न बिहार की जनता के विकास का, न विधानसभा के अंदर, बिहार के अंदर चर्चा में इनको विश्वास है, इनको अराजकता में विश्वास है। ये अराजकता जंगल राज वाले लोग का गुंडा राज कतई स्थापित नहीं देंगे। जब तक भाजपा एनडीए गठबंधन है, 2005 से 10 के बीच में जैसे सबक सिखाया गया वही सबक सिखाएगा और जनता भी तैयार बैठी है। 2010 में इनका माई और बाप समीकरण काम नहीं आया, इस बार भी माई बाप समीकरण काम नहीं आएगा। इस बार विकास और बिहार के सम्मान पर जनता आशीर्वाद देगी। जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। आज जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकारा है और जगदीप धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक का था। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने त्यागपत्र में स्वास्थ्य कारणों का और चिकित्सीय सलाह का हवाला देकर तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की जानकारी दी थी। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे और 10 अगस्त 2022 को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब राष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो गया है। नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। प्रधानमंत्री मोदी 23 जुलाई से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के साथ ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर अहम समझौता हो सकता है। अगर यह समझौता होता है तो भारत से लेकर यूके तक को 99% निर्यात पर टैरिफ में भारी कटौती का लाभ मिल सकता है। इससे भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से कपड़े, जूते और अन्य वस्तुओं को यूके के बाजार में आसानी से पहुंचाया जा सकता है।
अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 25 से 26 जुलाई तक मालदीव्स की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहने वाले हैं। मोदी के मालदीव दौरे के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में मंथन किया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। फाइटर जेट मिग-21 रिटायर हुआ। फाइटर जेट मिग-21 को औपचारिक तौर पर सितंबर में आखिरी विदाई दी जाएगी। 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस में आयोजित एक विशेष समारोह में इसे विदाई दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स में 1963 में शामिल हुए मिग-21 ने 1965, 1971, 1999 और 2019 की सभी बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में अपनी सशक्त भूमिका निभाई है। मिग-21 भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। मिग-21 विमान को साल 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मिग-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक मामले में अहम भूमिका निभाई थी। मिग-21 फाइटर जेट को भारत ने सोवियत संघ में से खरीदा। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कई मिग-21 विमान भारत में बनाए भी हैं। भारत वायुसेना के बेड़े में 850 से ज्यादा मिग-21 शामिल हैं, जिसमें से तकरीबन 600 मिग-21 का निर्माण भारत में ही हुआ है। हालांकि पिछले 10 सालों में भारत के करीब 20 मिग-21 लड़ाकू विमान क्रैश भी हुए। इन हादसों में लगभग 10 से ज्यादा पायलट्स की जान गई। ज्यादातर दुर्घटनाएं तकनीकी खराबी की वजह से हुई, जिसके चलते अब इसे रिटायर किया जा रहा है।